Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics पाठशाला। आज जो टॉपिक है इज फॉर क्लास 11, द चैप्टर नेम इज वर्क एनर्जी एंड पावर एंड द टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको क्या होती है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को समझने से पहले आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो आप ये सीख नहीं पाओगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है। ठीक है भाई, तो क्या करना है, सबसे पहले हम सीखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ी सी और बातें। कुछ बातें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। हल्का सा मैं आपको वापस से याद दिला दूं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, तभी आप समझ पाओगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। ठीक है भाई, और स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं वो भी मैं आज कवर करूंगा इसी वीडियो लेक्चर में। तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से पोटेंशियल एनर्जी को पहले समझ लो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी बॉडी को किसी फिक्स पोजीशन में लाने के लिए। अब कहां लेके आना है फिक्स पोजीशन में, किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड यानी कोई हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है उसकी फील्ड होती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपके पास कोई मास है ना, एक बॉडी जिसका मास m है, तो इसके आसपास एक फील्ड होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। किसी मास के आसपास एक फील्ड होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसकी जो फील्ड है उसमें अगर कोई दूसरा मास आएगा तो ये बॉडी इस पर फोर्स लगाती है। मतलब ग्रेविटेशन फील्ड क्या होगी, किसी मास के आसपास का एक ऐसा रीजन जहां तक वो दूसरे मासेस पर क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। तो इसके आसपास की एक फील्ड है जहां तक ये दूसरे पर फोर्स लगाता है, उसको बोलते हैं इसकी ग्रेविटेशन फील्ड, है ना। ऐसे ही हमारे पास चार्ज होता है प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, ये हम 12th में पढ़ेंगे। तो इस चार्ज के आसपास भी एक फील्ड होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें क्या होता है, अगर कोई दूसरा चार्ज यहां पर आप लेकर आते हो, जैसे Q1 लेकर आए, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा। तो किसी भी चार्ज के आसपास एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये जहां तक फोर्स लगा सकता है दूसरे चार्जेस पे, वहां तक इसको बोलेंगे इसकी फील्ड है। क्लियर हो गई। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेट के आसपास की भी एक ऐसा रीजन होता है जहां तक वो दूसरे मैग्नेट्स पर फोर्स लगा सकती है। तो जो फील्ड होती है कंजर्वेटिव फील्ड, वो कंजर्वेटिव फोर्सेस की है। अब जो हमारे पास फोर्सेस हैं कंजर्वेटिव, उनकी फील्ड होती है हमेशा। क्लियर होगी बात। कंजर्वेटिव फोर्सेस जो भी हैं उनके आसपास एक फील्ड होती है जहां तक वो फोर्स काम करते हैं, जहां तक वो फोर्स काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड्स बोलते हैं उनको। तो किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में अब अलग अलग फोर्सेस की अलग अलग फील्ड होती है। जैसे चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फील्ड कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फोर्स की फील्ड कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। ग्रेविटेशन फोर्स की फील्ड कैसी होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनके आसपास क्या होती है, एक फील्ड होती है। उस फील्ड में किसी पार्टिकल को किसी फिक्स पोजीशन में लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यानी किसी भी फील्ड में, कौन सी फील्ड में, कंजर्वेटिव फील्ड में, किसी कंजर्वेटिव फील्ड में किसी पार्टिकल को एक फिक्स पोजीशन देने के लिए, एक स्पेशल पोजीशन देने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उस फील्ड के फोर्स के अगेंस्ट, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनके उसके अंदर स्टोर हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है पोटेंशियल एनर्जी केवल किस में लाई करती है, कंजर्वेटिव फील्ड्स में। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब वर्क करोगे तभी आपकी पोटेंशियल एनर्जी की बात निकलेगी। क्लियर होगी बात। तो पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं तो हम सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करते हैं, किसी और फोर्स की आपको बात नहीं करनी। पहले बात अभी दिमाग में रख लो। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं उसकी दोबारा से एक बार। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन कंजर्वेटिव फील्ड is defined as the work done
in bringing that particle in that field from infinite to a fixed position, to a fixed position। अब इसके बाद सुनिए, इतनी बात आपको समझ आ गई तो इसके बाद सुनिए। मान लीजिए आपके पास एक फील्ड है, कौन सी फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड है, और उसमें आपके पास दो पॉइंट्स हैं। आप इन्फिनाइट से नहीं लेके आते हो, दो पॉइंट्स की बात कर रहा हूं तो आपको इजीली बात समझ में आ जाएगी। हम पोटेंशियल एनर्जी कई बार निकालेंगे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और फिर हम निकालेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये अलग अलग चैप्टर्स में आपको वापस पढ़नी पड़ेगी जब भी हम किसी कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे। जैसे आपका ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़नी पड़ेगी। जहां जहां कंजर्वेटिव फोर्स होता है वहां वहां आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़नी पड़ेगी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसकी वजह से होती है? ऑलवेज ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। किसकी वजह से होती है भाई? ऑलवेज ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। को दिमाग में नोट कर लो, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमेशा कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से होती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से कभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती किसी बॉडी में, ठीक है? यानी कंजर्वेटिव फील्ड्स में ही होती है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, ये कंफर्म बात है। अब आपके पास कोई पार्टिकल है, आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच उसको मूव करवाते हो, ठीक है भाई? एक पार्टिकल है आपके पास और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये मान लीजिए एक पार्टिकल है पॉइंट ए पर रखा हुआ है इस समय, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इस जगह पर वो मान लीजिए आपके पास ui है। यहां पर जब पार्टिकल मूव करते हुए यहां पर आ गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? uf है। कितनी है भाई? uf है। तो आपको एक बात समझनी है, uf माइनस ui यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। c का मतलब है कंजर्वेटिव फोर्स, wc का मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये है इसका मतलब। तो एक पार्टिकल को किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट, किसमें? किसी कंजर्वेटिव फील्ड में, किसी एक पार्टिकल को कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलाने में कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा जो वर्क होता है वो चेंज इन पोटेंशियल, उन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक है? यानी यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी और यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, इनको अगर माइनस कर दोगे तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच जब हमने चलाया था पार्टिकल को तो वर्क डन निकल आएगा अपने आप आपके पास, है ना? किसी पार्टिकल की फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल का जो अंतर आता है वो हमेशा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है। आपने जो पढ़ा था W नेट बराबर डेल्टा के, वहां पर सारे वर्क शामिल थे, यहां पर सिर्फ कंजर्वेटिव है, ये सिर्फ कंजर्वेटिव है, किसी और फोर्स को आप ला नहीं सकते। यहां पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स आएगा। यहां पर कौन सा फोर्स आएगा भाई? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स आएगा। तो किसी पार्टिकल को यहां पर मान लीजिए इस पार्टिकल की एनर्जी ui थी, यहां पर इस पार्टिकल की एनर्जी uf है, इसको यहां से यहां तक लाने में कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा वर्क कितना किया गया है? wc। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला हो गया जो मैंने अभी आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर होगी बात? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। Here work is done only by conservative forces, not by non-conservative forces। ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो वर्क हुआ है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का नहीं है। समझ गए बात? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है, केवल और केवल, इसके अलावा कोई दूसरा वर्क ही नहीं है। ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया? अब इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा, देखो यूएफ माइनस यूए को बोल देंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, किसके बराबर है? माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पर क्या आ जाएगा भाई? माइनस फोर्स मल्टीप्लाई एफ डॉट डी आर।
देखिए भाई, मान लीजिए आपका जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा जो मैंने अभी आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं फॉर वेरिएबल फोर्स, किसके लिए? फॉर वेरिएबल फोर्स, तो स्मॉल चेंज करना पड़ेगा आपको पोटेंशियल में, तो हम बोल देंगे du इज इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, क्योंकि वर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड चेंज इन पोजीशन इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। चेंज इन पोजीशन वेक्टर को तो हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो एफ डॉट डी आर वेक्टर क्या है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कह सकते हैं एक तरह से। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया किसका? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, ये आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही वैलिड है, ये बार बार मैं कह रहा हूं, आप इसको दिमाग में फीड कर लो। जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं ये किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये फॉर्मूला नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए है ही नहीं। पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस की ही होती है, किसी और की होती ही नहीं है, पहले आप दिमाग में फीड कर लो। अब देखो क्या हो जाएगा यहां से। अगर मैं मान लेता हूं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, भाई जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? एक ही डायरेक्शन में, तो उस केस में क्या आएगा? F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन में डी आर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आपके पास बन गया जो मैंने अभी आपके सामने लिखा हुआ है, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया और ये उसकी वैल्यू हो गई। अब F वेक्टर को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुन लो पहले। माइनस डेल यू, देखिए डी नहीं बोल रहा हूं मैं, डेल बोल रहा हूं, डेल यू बाई डेल एक्स, ये डेल है आई कैप, ठीक है। माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप, माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। ये पूरा डिफरेंशिएशन था और ये सिर्फ और सिर्फ पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी बहुत जरूरी है, वरना आप कर ही नहीं पाओगे ऐसे क्वेश्चन, बता रहा हूं मैं आपको पहले। कंफर्म बात है, तो आप पहले ध्यान सुन लो पूरी बात, कैसे आप सॉल्व करोगे। डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा हुआ है, ऐसे ये लिखा हुआ है। ये डी है, ये पूरा डिफरेंशिएशन था, ये क्या है भैया? डेल है। अगर आप मान लीजिए u x और y दोनों पे डिपेंड करेगी तो आपको ये करना पड़ेगा फोर्स वेक्टर निकालने के लिए, जैसे मैंने लिखा हुआ ये करना पड़ता है आपको फोर्स वेक्टर निकालने के लिए। ये थी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सारी बातें। तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। मान लीजिए आपका जो फोर्स है वो एक ही डायरेक्शन में, तो आप सीधे ये कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं उससे कंपोनेंट्स, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है फोर्स, मान लीजिए सिर्फ एक्स के लॉन्ग काम कर रहा है, तो आपका ये आ जाएगा सीधे खत्म, दैट्स इट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ एक्स ही दिया हो आपको, एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करता हो, तो आप सीधे लिख सकते हो ये। अगर वो एक्स वाई जेड तीनों पे करता है तो फिर आपको ये लिखना होगा, ये लिखना पड़ेगा जो मैंने लिख दिया है अभी आपके सामने। क्लियर होगी बात? चलिए तो अब सॉल्व कर लेते हैं एक क्वेश्चन, इस पे फिर हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की। तो आपने अभी दो फॉर्मूले सीखे, मैं पहले आपको एक बार वापस से रिमाइंड करवा दूं। एक तो डेल्टा यू जो होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। एफ जो होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस डी यू बाई डी आर। अगर एक ही एक्सिस के अराउंड लग रहा है फोर्स, अगर तीनों एक्सिस के अराउंड काम कर रहा है तो फिर आपके पास डेल यू लिखना पड़ेगा आपको, डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, और ये सब कुछ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है और दूसरा फोर्स होता ही नहीं है। यहाँ पर जो फोर्स होगा जब माइनस डी अपॉन डी आर के बराबर है तो कंजर्वेटिव फोर्स ही पॉसिबल है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा यहाँ पर। कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में कवर कर चुका हूं, कौन कौन से। आपको नाम भी याद रखने पड़ेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये कंजर्वेटिव है। अभी जितने हमने पढ़े उसमें से हमने ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ लिया और कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ लिया। mg के बारे में बात कर चुके हैं, स्प्रिंग फोर्स के x के बारे में बात कर चुके हैं, दोनों कंजर्वेटिव है। फ्रिक्शन आपका नॉन कंजर्वेटिव है। क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं।
मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको दे रखी है 3x² y प्लस 2xz, ऐसे दे रखी है आपको, जो एनर्जी दे रखी है। फाइंड फोर्स ऑन पार्टिकल इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय। अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो है वो दी गई है किससे, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, तो आपको फाइंड करना है फोर्स उस पार्टिकल पे कितना आएगा। भाई ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको इस तरह से करना है जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप ध्यान से देखो। तो मैंने कहा था एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप होता है। क्लियर होगी बात। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, सारी चीजें निकाल के हम पुट कर देंगे। अब डेल यू अपॉन डेल एक्स कैसे निकालते हैं, तो डी नहीं, डेल पढ़ रहा हूं, ये डेल होता है और इसको हम बोलते हैं डी, इसको बोलते हैं डेल, दोनों में फर्क होता है। ये डिफरेंशिएशन होता है और उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों में फर्क होता है। मैं आपको बता चुका हूं पहले कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वाले केस में। इस वाले केस में हम केवल और केवल एक्स को वेरिएबल मानते हैं। इस केस में क्या है, ओनली एक्स इज वेरिएबल, ओनली एक्स इज वेरिएबल, केवल और केवल आपका एक्स ही वेरिएबल है। y और z को आप कांस्टेंट मानोगे, y और z को कांस्टेंट मानोगे तो कैसे करेंगे भाई, डेल अपॉन डेल एक्स 3x² y प्लस डेल अपॉन डेल, ये 2 लिखा हुआ है आपका, ठीक है, 2 और z में फर्क देखेना, ठीक है, ये 2 है आपका, इस तरह से, ठीक है, ये आपके पास लिखा हुआ है। मैंने कहा सिर्फ x वेरिएबल है तो 3 और y तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, और x² का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना आ जाएगा, 2x, डेल x अपॉन डेल x तो 1 हो जाएगा। यहां से देखो 2 और z तो बाहर आ जाएंगे, बचा क्या, डेल x अपॉन डेल x करूंगा कितना हो जाएगा 1, तो सीधे 2z बच जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा 1। तो इस तरह से आपके पास ये आ गया कौन, डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया भाई आपके पास, क्या आ गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स। सिमिलरली आप निकाल दो डेल यू अपॉन डेल वाई, तो डेल यू अपॉन डेल वाई कैसे निकालोगे, इस केस में क्या है, y वेरिएबल होगा, x और z कांस्टेंट रहेंगे, तो इस केस में क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, डेल अपॉन डेल वाई 3x² y प्लस डेल अपॉन डेल वाई 2xz प्लस लगा होता है तो अलग अलग डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। अब देखिए मैंने कहा सिर्फ y वेरिएबल है, x और 3 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे, 3x² तो बाहर आ गया, डेल y अपॉन डेल y करूंगा तो 1 हो जाएगा, प्लस 2xz तीनों कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0, क्योंकि y तो इसमें है ही नहीं, तो केवल कांस्टेंट को हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आ जाएगा। अरे बात समझ आ गई। सिमिलरली अगर हम करते हैं किसके लिए, डेल यू अपॉन डेल जेड करके देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल जेड करके देख लेते हैं। आ गया आपके पास डेल यू अपॉन में डेल जेड इज इक्वल टू आ गया डेल अपॉन में डेल जेड। अब देखिए कैसे करेंगे, तो अपने पास ये था ना 3x² y प्लस डेल अपॉन डेल जेड, देखिए एक तो ये निकल आया, एक आपके पास ये आ गया डेल यू अपॉन डेल वाई भी आ गया है ना, एक ये आ गया, एक ये आ गया अपने पास। अब बच गया ये, इसको और सॉल्व कर लेते हैं ना भाई। देखिए इस केस में केवल z वेरिएबल है, जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं z के रिस्पेक्ट में तो केवल z को ही वेरिएबल कंसीडर करते हैं, बाकी सब चीजें कांस्टेंट रहती हैं। 3x और y कांस्टेंट तो 0 आ जाएगा। अब बचा सिर्फ z वेरिएबल है तो 2x तो बाहर आ जाएगा और डेल z अपॉन डेल z करूंगा तो 1 हो जाएगा।
भाई 2 और x तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल जेड, तो 1 हो जाएगा वो। ये आ गया आपके पास डेल यू अपॉन डेल जेड। ये लो तीनों बातें निकालेंगे, फोर्स की जगह पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पुटिंग इन फर्स्ट कर देना, पुटिंग इन फर्स्ट कर लेते हैं। आपको तीनों की वैल्यू चल गई ना पता, डेल यू अपॉन डेल एक्स मालूम चल गया, डेल यू अपॉन डेल वाई मालूम चल गया, डेल यू अपॉन डेल जेड मालूम चल गया। आप सीधे एक लाइन में कर सकते थे, मैंने अलग अलग करके आपको दिखा दिया है। देखो ये आंसर आते हैं, ठीक है। तो पुटिंग इन फर्स्ट कर लेते हैं, पुटिंग इन फर्स्ट। हेंस जो फोर्स वेक्टर आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो ये हो गया आपके पास 6xy प्लस 2 इंटू जेड आई कैप, और माइनस और लगा था ना इसमें, यहां माइनस, फिर माइनस आएगा 3x स्क्वायर जे कैप। डेल यू अपॉन डेल एक्स में आई कैप था तो पूरी चीज लिख के आई कैप लगा दिया, इस पूरी चीज को लिख के जे कैप लगा दिया। सिमिलरली वहां पे क्या आ जाएगा 2x के कैप आपके पास रहेगा। बस ये आपका आंसर हो गया, दैट्स इट। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था, जो मैंने आपको करके दिखा दिया। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। क्लियर होगी बात? ये हो गया आपका सॉल्यूशन। चलिए तो एक और करके देख लेते हैं ऐसे ही। अरे बात समझ आ गई क्या? अब देखिए कंजर्वेटिव फोर्स भी है ये, आप चेक कर लो। मैंने कहा था पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस की जो होती है। जो आपका आंसर आए कंजर्वेटिव फोर्स भी है। मैंने कंजर्वेटिव फोर्स चेक करना आपको सिखाया था, आप चेक करके देख लो कंजर्वेटिव फोर्स निकलेगा ये। यहां पर डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई, डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स के बराबर होगा, डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड, डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई के बराबर होगा। अब करके देख लेना जैसे मैंने तरीका बताया था। ये कंजर्वेटिव फोर्स भी होगा। पोटेंशियल एनर्जी निकलती है कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, तो 100% एक कंजर्वेटिव फोर्स होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर हो गई भाई बात? तो ऐसे करते हैं सॉल्व। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखा देता हूं इसका, फिर मैं आपको बताऊंगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। तभी भाई आपको समझ में आएगी। पहले आप पोटेंशियल एनर्जी की पूरी बातें कवर कर लो। यहां पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी को सेपरेटली आपको समझा दिया है इन द टर्म्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। एक बात आपने सीख ली कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव फोर्सेस की ड्यू ही होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही। मान लीजिए आपके पास जो u है वो क्या है 3xyz है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज दिस, देन फाइंड फोर्स ऑन इट। तो कैसे निकालते हैं भाई? करो, चलो सॉल्यूशन करके भी देख लेते हैं सर कैसे हम निकालेंगे इसको। क्लियर होगी बात? तो कैसे निकालेंगे वो भी देख लो। एफ वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। ये तो बताया था मैंने आपको भी। अब सीधे ऐसा कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट अलग अलग करके नहीं दिखा रहा आपको। एक बार x के रिस्पेक्ट में करते हैं इसको। जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे सिर्फ x को मानेंगे वेरिएबल, बाकी चीजें कांस्टेंट। तो 3x z आ जाएगा बाहर। अरे भाई इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x को छोड़ दो, 3y और z तो कांस्टेंट है। अब बचा सिर्फ x, तो x का जो डिफरेंशिएशन आएगा x के रिस्पेक्ट में वो 1 हो जाएगा, खत्म कहानी। तो ये आ जाएगा i कैप। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इस बार। डेल u अपॉन डेल y करोगे तो y को छोड़ दो, 3x और z क्या है कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, तो 3x और z तो आ जाएंगे बाहर। अंदर बचेगा आपके पास डेल y अपॉन डेल y, तो बचेगा डेल y अपॉन डेल y, तो 1 हो जाएगा। इसको हटा दो, लिखने की जरूरत थोड़ी है इसको, ये j कैप आ जाएगा। ऐसे अगर इसके लिए करते हैं तो 3x और y तो आ जाएंगे बाहर क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब बचा z, डेल z अपॉन डेल z करूंगा तो 1 आ जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ k कैप लिख रहा हूं। आ गया आपका वेक्टर, खत्म, दैट्स इट। हो गया सिंपल। अरे समझ आ गई बात? बिल्कुल सिंपल ही तो है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। मान लो यहाँ पर स्क्वायर लगा होता, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब मैं दोबारा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। यहाँ पर स्क्वायर लगा होता तो कैसे करते? तो उस केस में आंसर क्या आता? u इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई जेड होता। अगला क्वेश्चन करो आप इसको, है ना।
अब क्या आता आंसर, देखो तब क्या आता, 3y और z तो आ जाते बाहर, अब बचा एक्स स्क्वायर जो अंदर बच जाएगा, dx स्क्वायर बाई डेल एक्स, ये तो हो जाएगा, प्लस y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो 3x स्क्वायर, z तो कांस्टेंट में बाहर आ जाएंगे, बचेगा अंदर डेल y अपॉन डेल y, ये तो बचेगा, j कैप, यहाँ पे i कैप लिख देना, ठीक है, मैं लिखना भूल गया था, माइनस लगता है माइनस भी लगा देना भाई, डेल यू अपॉन डेल जेड करूंगा, 3x स्क्वायर, y तो आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा डेल जेड अपॉन डेल जेड, क्या आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इस केस में, -3y इंटू जेड मल्टीप्लाई 2x, भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, i कैप माइनस 3x स्क्वायर जेड डेल y अपॉन डेल y तो 1 हो जाएगा, सीधे j कैप आ जाएगा, ऐसे यहां पर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर y के क्या, ये आ गया फोर्स वेक्टर के, दैट्स इट। इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, कई क्वेश्चंस मैंने करा दिया, अब आपको बात समझ में आ गई होगी आई थिंक, है ना। तो कभी आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है और आपको फोर्स निकालना है तो आप ऐसे ही सॉल्व करो जैसे मैंने आपको भी करवाया। इसमें हम करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्या करते हैं भाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, क्लियर हो गई क्या बात, क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए यहां पर जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो कुछ इस तरह से आता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, ठीक है। यहां पर जो वर्क होता है इसमें कंजर्वेटिव फोर्स शामिल नहीं होता। देखिए आपने पीछे पढ़ी थी वर्क एनर्जी थ्योरम, मैं आपको वापस से हल्का रिवाइज करवाता हूं जिससे आपको बात आसानी से समझ में आ जाएगी। आपको याद था W बराबर डेल्टा के लिखा था मैंने, ये क्या था, ये थी वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या थी भाई ये आपके पास थी वर्क एनर्जी थ्योरम। डब्ल्यू नेट सभी प्रकार के जो भी फोर्सेस बॉडी पे काम करते हैं, आप सभी प्रकार के फोर्सेस को यहां पर लिख के उनका वर्क निकालते और फिर डेल्टा के बराबर आप दिखाते, तो उसे क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी यूज नहीं हुआ था ना। अब मैं करके दिखाऊंगा आपको किस तरह से कब आपको पोटेंशियल एनर्जी भी इसमें यूज करना है। देखो जो अगला वाला फॉर्मूला आने वाला है वो इसी का ही एक पार्ट है। आपके सारे क्वेश्चंस इससे हो जाएंगे, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका 100% हर जगह वैलिड है। ये फॉर्मूला सभी केसेस में वैलिड है। फिर हम क्यों पढ़ते हैं नया फॉर्मूला, थोड़ा इजी हो जाती है वो बात समझने में, इसलिए करते हैं। कोई और दूसरा रीजन अगर आपको ये करना है तो आप इससे क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन दुनिया में नहीं है जो इससे ना हो पाए। तो इस वाले को पढ़ने की एक्चुअल में जरूरत थी नहीं, बस बुक में दे रखा है इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा से पढ़ा रहा हूं कि वो क्या कहना चाहती है, वो दो फॉर्मूले क्यों दे रखे हैं उसमें, वो आपको समझनी है, बात और कुछ नहीं है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट एक ही बात को अलग अलग तरह से बताना चाहती हैं, बात एक ही है, रिजल्ट एक ही आने वाला है, बस तरीका करने का अलग हो जाएगा। तो आप ये तरीका तो सीख चुके हो पहले ही, मैंने सिखा दिया है। अब एक नया तरीका भी सीखो जिसमें डेल्टा यू भी हम शामिल करेंगे। इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करते, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की भी। देखिए मैंने कहा था यहाँ पर जो वर्क है वो सभी प्रकार के फोर्सेस का है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव, एनसी का मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाई स्यूडो फोर्सेस, भाई नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, स्यूडो फोर्सेस, ठीक है। और किसी का भी वर्क हो, है ना, और भी किसी प्रकार का कोई फोर्स है तो उसका भी वर्क आप निकाल सकते हो। यहां पर जो भी आपको दे रखे हैं, जितने भी फोर्सेस, जितने भी प्रकार के दे रखे हैं, सभी प्रकार के फोर्सेस आपको लेने हैं। तो इस तरह से भाई जितने भी टाइप के फोर्स थे मैंने सारे टाइप के फोर्स आपके ले लिए, और कोई भी हो ईटीसी बराबर क्या लिखना है आपको, डेल्टा के लिखना है। अगर कोई फोर्स मुझे छूट गया तो वो भी आपको लिखना है, ठीक है। अब जहां से केवल एक टाइप का फोर्स आपको इधर शिफ्ट कर देना है जो कंजर्वेटिव है। मेरी बात आप ध्यान से सुनना और समझना, डेल्टा के माइनस डब्ल्यू सी कर दिया, बाकी सारा जो बच गया वो इधर लिखा है, नॉन कंजर्वेटिव प्लस स्यूडो प्लस कोई और दूसरा फोर्स होगा तो वो भी आप इधर शामिल करना।
इधर से केवल आपको वो वर्क हटा देना है जो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया है, उसको आप इधर शिफ्ट कर लो। अभी मैंने आपको पढ़ाया था डेल्टा यू किसके बराबर होता है, माइनस कंजर्वेटिव फोर्स, इसीलिए मैंने आपको कहा था पहले ये समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको दोबारा से ये पढ़ाया। अब डेल्टा यू किसके इक्वल है भाई, माइनस डब्ल्यू सी के, बहुत अच्छी बात है। डब्ल्यू सी के, माइनस डब्ल्यू सी के प्लेस में क्या लिख देंगे, प्लस डेल्टा यू। अरे माइनस डब्ल्यू सी के बराबर है पूरा डेल्टा यू, तो इस माइनस डब्ल्यू सी के प्लेस पे आ जाएगा डेल्टा यू प्लस में। अब यहां पर क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्सेस एंड वर्क डन बाय अदर फोर्सेस एक्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस। यानी जो यहां पर W होता है उसमें कंजर्वेटिव फोर्स शामिल नहीं होता, और जो यहां पर W होता है इसमें ऑल फोर्सेस हैं, सारे फोर्सेस हैं। जबकि इस वाले में कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, इस वाले में कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। समझ के बात क्या कह रहा हूं मैं, इस वाले में कंजर्वेटिव फोर्स आपका नहीं है, जो मैं कह रहा हूं ध्यान सुन लो आप। तो अब आपका जो फॉर्मूला आ जाएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा, here in W the work done by conservative forces is not included। इसमें कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क नहीं है, बाकी सारे वर्क है। इस W में कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, इस W में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क नहीं है, बाकी सभी फोर्सेस का वर्क है। ये बात आप अपने दिमाग में फीड कर लो। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या अंतर है, दोनों सेम है। अगर आप इस डेल्टा यू को इधर शिफ्ट कर दोगे तो नेट वर्क आ जाएगा। भाई डेल्टा यू क्या है, वर्क डन बाय क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है ना। भाई डेल्टा यू क्या है, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर इस वर्क को इधर शिफ्ट कर दोगे सारा वर्क आ जाएगा। तो ये और ये एक ही बात है, अलग बात नहीं है, बस कहने का तरीका अलग हो गया। अब अगर आप वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स को छोड़ दो, बाकी सभी का वर्क निकाल के डेल्टा यू प्लस डेल्टा के बराबर रखो, तब भी आंसर वही आ जाएगा। यहाँ पर सभी प्रकार के फोर्स के वर्क एक तरफ लिखो, डेल्टा के एक तरफ लिखो। ये ज्यादा इजी पड़ता है, इसलिए इस पे जोड़ देंगे आप, इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे कभी भी। ये कंडीशनल है, ये वाला वैलिड है हर केस में, यहाँ पर सारे वर्क शामिल है। जबकि इस वाले में क्या है, इस वाले में यहाँ पर आपका कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क शामिल नहीं है। ये बात आपने दिमाग में फीड कर लो। तो इसको और इसको एक मत करना, नेट वर्क लिखना है डेल्टा के। यहां पर टोटल वर्क नहीं आया है, कुछ फोर्सेस का वर्क रह गया है, इसलिए केवल डब्ल्यू लिखा है, यहां पे नेट नहीं लिखा मैंने। समझ गए ना बात, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के लिखा हुआ है। तो बात दोनों तो एक ही है ना। अरे इससे ही तो निकला, ये अलग थोड़ी हुआ, बस यहां से एक वर्क हटा के मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, ये फॉर्मूला बन गया। इसको कैसे कहोगे, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, स्यूडो फोर्सेस एंड ऑल अदर फोर्सेस एक्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। ठीक है, ये था आपके पास जो फॉर्मूला मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, समझ आ गई बात। अब अगर मैं कहता हूं कि आपके पास जो फोर्स है वो केवल और केवल कंजर्वेटिव है, तो वर्क डन यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं। अब मान लीजिए जो वर्क है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसी और का है, इफ देयर इज ओनली conservative forces on body, then भाई आपके पास सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही हो बॉडी पर, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो ही ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं यहाँ पर ये तो वर्क जीरो हो जाएगा उस केस में, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क थे वो कैसे थे, नॉन कंजर्वेटिव थे, स्यूडो थे और दूसरे फोर्सेस थे, पर कंजर्वेटिव थे नहीं, तो वो तो फोर्स ही काम नहीं कर रहे, केवल कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है। अगर आप यहां से देखो इस जगह से कंजर्वेटिव फोर्स ही आएगा बस डब्ल्यू नेट, और तो कोई है ही नहीं ना। अरे भाई कंजर्वेटिव फोर्स ही केवल कंजर्वेटिव है, तो डब्ल्यू नेट किसके बराबर हो जाएगा,
W कंजर्वेटिव क्यों? केवल एक ही तो फोर्स है और तो कोई फोर्स है नहीं, केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं इसमें, ना स्यूडो फोर्स है ना कोई और दूसरा फोर्स है। तो उस केस में W किसके बराबर होगा? WC के बराबर डेल्टा K के बराबर हो जाएगा। अब WC किसके बराबर हो जाएगा? माइनस डेल्टा U डेल्टा K। यहां से क्या जाएगा? डेल्टा U प्लस डेल्टा K इज इक्वल टू 0। ये दोनों तो एक ही बात हो गई। अब इसको दे रहा हूं मिटा में, ठीक है? समझ लेना अपने दिमाग से क्या कह रहा हूं मैं। ये हमेशा वैलिड है और ये वाले में इधर जो वर्क होता है उसमें कंजर्वेटिव फोर्स को शामिल नहीं किया जाता। डेल्टा U प्लस डेल्टा K इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? 0 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि यहाँ पर WC किसके इक्वल होता है? माइनस डेल्टा U के इक्वल होता है ना? अब इसको हम बोलेंगे UF माइनस UI, इसे क्या बोलेंगे? KF माइनस KI। अरे चेंजिंग काइनेटिक बाद की माइनस पहले की, चेंजिंग पोटेंशियल बाद की माइनस पहले की बराबर 0। ठीक है? I वाले एक तरफ लिख दो, FF वाले एक तरफ लिख दो। ये आपके पास क्या हो जाएगा? KF प्लस UF इज इक्वल टू KI प्लस UI। इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। K प्लस U को बोलते हैं टोटल एनर्जी, यानी E से लिख सकते हो, EF इज इक्वल टू EI। जहां पर E क्या है? K प्लस U टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो ये हो गया आपके पास। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, एनर्जी कब कंजर्व्ड है? देखिए शर्त है, एनर्जी कंजर्व्ड हमेशा नहीं होती। एनर्जी कंजर्व कब होती है किसी बॉडी की? जब उस पे केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करते हो। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं किसी बॉडी पर तो उसकी एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। इफ, अभी ये स्टेटमेंट देखो, ये इसकी स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं मैं। इफ देयर इज ओनली conservative forces are applied on a body, then its total mechanical energy remains conserved। या कांस्टेंट बोल सकते हो, कंजर्व का मतलब कांस्टेंट होता है, ठीक है? रिमेन्स कांस्टेंट। न घटेगी ना बढ़ेगी, कांस्टेंट रहेगी, फिक्स एकदम। क्यों? बाद की एनर्जी बराबर पहले की एनर्जी। आपकी पोटेंशियल घट सकती है, काइनेटिक घट सकती है, लेकिन उनका सम नहीं घटेगा। कैसे भाई? जो K और U है ये मिलाकर कांस्टेंट दिखा रहा है। बाद की एनर्जी बराबर पहले की एनर्जी का मतलब जो एनर्जी पहले थी वही बाद में, मतलब बदली नहीं है। जबकि कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया है फिर भी नहीं बदली। तो अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस बॉडी पर काम करते हैं तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। होता क्या है? अगर काइनेटिक बढ़ती है तो पोटेंशियल घट जाती है, पोटेंशियल बढ़ती है तो काइनेटिक घट जाती है। दोनों का सम हमेशा वही रहता है। मान लीजिए इसकी वैल्यू 15 है और इसकी वैल्यू मान लीजिए 5 है, दोनों का सम क्या है? 20। अब अगर मैं इसको बढ़ाकर 5 से 10 कर दूं और इसे घटाकर 15 से 10 कर दूं, अभी तो आंसर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। के और ये दोनों चेंज हो गए। के पहले 15 था अब 10 हो गया, यू पहले 5 था अब 10 हो गया, बढ़ गया, एक घट गया और एक बढ़ गया, पर देखिए दोनों का सम तो कांस्टेंट आ रहा है। इसी को बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। पर ये कब वैलिड है? एनर्जी कंजर्वेशन इज वैलिड ओनली इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। यहां लिख रहा हूं इसको नोट में ध्यान से। इट इज वैलिड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए इक्वेशन थ्योरम वैलिड ही नहीं है, नहीं है वैलिड बिल्कुल भी। क्लियर होगी बात? तो हम जानते हैं ग्रेविटेशन फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो उसके लिए हम दिखाते हैं आपको प्रूफ कंजर्वेशन का। एक आप प्रूफ भी देख लो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रूफ देखिए कैसे है।
स्प्रिंग फोर्स में भी एनर्जी कंजर्व रहेगी, ग्रेविटेशन फोर्स में भी एनर्जी कंजर्व रहेगी, लेकिन फ्रिक्शन वाले केस में एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगी। क्यों? फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर फ्रिक्शन काम करता है तो बॉडी की एनर्जी चेंज हो जाएगी। केवल स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है, कोई चेंज नहीं आएगा। केवल ग्रेविटेशन काम कर रहा है, कोई चेंज नहीं आएगा। पोटेंशियल बढ़ेगी, काइनेटिक घट जाएगी, काइनेटिक बढ़ेगी, पोटेंशियल घट जाएगी। पर अगर फ्रिक्शन आ गया तो नेट एनर्जी भी चेंज हो जाती है। समझ के बाद एनर्जी कंजर्व केवल कब रहती है? जब आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करते हो। इसी लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। एनर्जी कंजर्व रखते हैं, वो कोई चेंज नहीं करते एनर्जी में। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या करते हैं? एनर्जी को बदल देते हैं। इसी लोगों का नाम क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। चलिए भाई प्रूफ करते हैं किसका? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन द केस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। भाई ग्रेविटेशन फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। तो उस केस में एनर्जी कंजर्व रहेगी। देखो प्रूफ करके दिखाता हूं मैं। किसका प्रूफ है ये? मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन का इन द केस ऑफ ग्रेविटेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए भाई कैसे करेंगे इसको प्रूफ को। मान लीजिए आपके पास यहां पर एक बॉडी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है 0, मतलब इसको रिलीज किया गया कितनी हाइट से? फ्रॉम द हाइट h। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से h हाइट से इसको मैंने रिलीज किया। क्लियर होगी बात? तो ग्राउंड में देखिए 3 पोजीशन लूंगा मैं। एक तो यहां पर लेता हूं बीच में कहीं, और एक लेता हूं ग्राउंड के जस्ट टकराने से पहले। ग्राउंड पर जस्ट टकराने से पहले वाली कंडीशन ली मैंने, ठीक है? तब इसकी स्पीड v हो जाएगी। यहां पर u 0, यहां पर मान लेते हैं स्पीड इसकी v1, और यहां पर स्पीड क्या हो जाएगी गिरने के बाद? v2। ये हाइट को हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। a b और c। देखिए वेट काम कर रहा है तो वेट वर्क तो करेगा ही ना। ग्रेविटी खींच रही है, डिस्प्लेसमेंट भी है तो वर्क हो रहा है ना। कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क हो रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क से इसकी नेट एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। नेट एनर्जी क्या होती है? k प्लस यू एट पॉइंट ए। टोटल एनर्जी देखते हैं कितनी आती है। E बराबर k प्लस यू। अब देखिए यहां पर k कितनी है इसकी? हाफ m u स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है ग्रेविटेशन वाली mgh। आपको याद रखना है कितनी होती है भाई? mgh। हाइट पे डिपेंड करती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ से अगर पॉइंट ए की डिस्टेंस देखी जाए तो कितनी है? पॉइंट ए की जो डिस्टेंस है आपके पास वो कितनी है? h है। यहां पर आ जाएगा mgh। u 0 था तो आंसर क्या आ जाएगा भैया? mgh, क्योंकि u 0 दे रखा है। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी आ गई? mgh आ गई। अब देखते हैं एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी देख लिया जाए भैया। एट पॉइंट बी क्या आएगा? टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी जो आएगी वो आ जाएगी हाफ m v1 स्क्वायर, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी v1 हो चुकी है। और इसकी जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड वो कितनी है? h माइनस एक्स। एक्स तो नीचे आ गया ना ये, तो हाइट क्या बची? ग्राउंड से, ग्राउंड से h माइनस एक्स बची, तो उसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी? mgh माइनस एक्स। ग्राउंड से ये h माइनस एक्स की हाइट पर है। h जो होती है ये होती है हाइट फ्रॉम ग्राउंड। फ्रॉम ग्राउंड होती है जो h होती है आपकी, ठीक है? जो आपका h होता है वो कहां से होता है? फ्रॉम ग्राउंड। तो यहां से देखें अगर इसकी हाइट, इस वाले पॉइंट की हाइट देखें तो h माइनस एक्स है इस समय। ये आ जाएगा आपके पास, है कि नहीं? एक जगह तो आपकी एनर्जी mgh आ गई, सभी जगह mgh आनी चाहिए थी, ना कम ना ज्यादा। देखते हैं आती है कि नहीं आती। A to B देखते हैं। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लो। फ्रॉम A to B। अब ये बॉडी यहां से यहां तक आई है, एक्सीलरेशन तो आपका g हो जाएगा। जब बॉडी गिरती है नीचे की तरफ, ऐसे नीचे गिर रही है ना बॉडी इस तरह से, ये तो आपको हाइट दे रखी है जो भी दे रखी थी। बॉडी तो नीचे की तरफ आ रही थी, पहले यहां थी, फिर यहां की, फिर यहां पर आ गई, और स्पीड लगातार उसकी बढ़ रही थी। A to B अगर मैं लगाता हूं इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो भी कौन सी वाली? थर्ड वाली।
तो v1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 स्क्वायर प्लस 2gx। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इनिशियल वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी, इनके बीच की डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है, और एक्सेलरेशन क्या था आपके पास, प्लस जी। अगर नीचे की ओर है तो भाई ऊपर से नीचे मोशन तो ये इक्वेशन बनती है जो आपके पास बना दी है मैंने। तो यहां से आपके पास v1 स्क्वायर आ जाएगा 2gx के बराबर। पुटिंग इन फर्स्ट, अगर फर्स्ट में हम पुट कर देंगे तो eb कितना आ जाएगा, eb आपके पास आ जाएगा हाफ m, v1 स्क्वायर के प्लेस पे आप लिख दो 2gx प्लस mgh माइनस mgx, mg का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, ये 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा mgx प्लस mgh माइनस mgx, mgx से mgx कट जाएगा, mgh आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए पॉइंट बी पर भी एनर्जी क्या आ गई, सेम आ गई। पॉइंट बी पर एनर्जी कितनी आ गई भैया, mgh ही आ गई। अब हम पॉइंट सी की बात कर लेते हैं। एट पॉइंट सी देखो आप क्या होता है, सी पर क्या आएगी नेट एनर्जी, हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस एम जे, तो जीरो हो जाएगी, हाइट जीरो होगी ना, ग्राउंड पे आ गया जस्ट, ये तो ग्राउंड के जस्ट पहले तो हाइट जीरो हो जाएगी, तो जीरो हाफ। अब देखें ए टू सी का मोशन देखा जाए तो ए से सी तक देखो डिस्टेंस क्या चली गई है, एच, नीचे h दूरी आ गई है, इसका जो एक्सेलरेशन था वो भी नीचे की ओर था, चल भी नीचे की ओर रहा है, तो इसको प्लस में ले लेंगे। तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी, थर्ड इक्वेशन लगा दो फिर से, v2 स्क्वायर इक्वल टू u2 स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh, ये तो जीरो था ना, तो v2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 2gh आ जाएगा। हेंस ec क्या आ जाएगा, ec आपके पास आ जाएगा हाफ m v2 स्क्वायर के प्लेस पे आप लिख देना 2gh, 2 से 2 कट जाएगा mgh, ये आ गया ec। भाई तीनों ही पॉइंट पर क्या है एनर्जी, mgh आ रही है, मतलब EA इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू EC। हो गया ना प्रूफ, एनर्जी कंजर्व्ड है पॉइंट पे। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है, इसको नीचे लाने में वेट काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, उस वर्क से इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, जितनी यहां पर थी उतनी यहां पर है, उतनी यहां पर है। कौन सी वाली, टोटल एनर्जी जो K प्लस U का सम होती है। हो गया आंसर, ये प्रूफ करना था, मैंने आपको बता दिया कैसे प्रूफ करते हैं। क्लियर होगी बात।